कारो स्टार्ट करा और कारो को हम थोड़ा डिस्कस कर चुके थे, आज हम कारो को खत्म करेंगे पूरा, है ना। हमने ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करा था, रिपेमेंट ऑफ लोन के केस में हमें क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है। डन, आगे चलें। आइए, अगला पॉइंट क्या है बेटा, कह रहा है आईपीओ के केस में, एफपीओ के केस में और डेट फाइनेंस के केस में, यानी हमने पैसा उठाया है कहां से, पब्लिक से। हमने पैसा उठाया कहां से, पब्लिक से। तो उस केस में आपको ये दो रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। देखिए, कह रहा है किस पर्पस के लिए वो पैसा अप्लाई करा आपने, किस पर्पस के लिए वो पैसा अप्लाई करा। और कह रहा है अगर आपने कोई प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट करी थी ऑफ द शेयर्स की या कन्वर्टेबल डिवेंचर की ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो वेदर द रिक्वायरमेंट इस वाले सेक्शन की और इस वाले सेक्शन की दैट इज डील विद द प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट, ये आपने कंप्लाई करे थे या नहीं करे थे। देखो, ऑफ द कंपनी एक्ट 13 हैव बीन कंप्लाइड विद एंड द फंड जो आपने रेज कराया हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड वर रेज। तो सेम बात है, सेम बात है। इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व एंड द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर अगर आपने वो अप्लाई नहीं करा था तो आपको क्या क्या करना है, देखो, प्रोवाइड द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व था, यानी कितना पैसा आपने रेस करा और कहां आपने, एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, और किस नेचर का आपका नॉन कंप्लायंस है, यानी कहां आपने यूटिलाइज करा। अगर यहां नहीं करा तो कहां करा, ये आपको बताना पड़ेगा। डन, एक बार रीड कर दूं पूरा, आ जाइए। वेदर द मनी रेज बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड द फर्दर पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग द डेट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द ईयर वर अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ व्हिच दोज आर रेज, इफ नॉट द डिटेल टुगेदर विद द डिले and the default and subsequent ratification if any as may be applicable to be reported। क्या बताना है, मनी जो रेज करी थी, हाँ, जिसके लिए मनी रेज करी थी उसमें अगर कोई डिले आया, डिफॉल्ट करा या सबसीक्वेंट आपने उसका रेटिफिकेशन या रेटिफिकेशन कराया या नहीं करा, जिस चीज के लिए उसे अप्लाई करना था आपने अप्लाई करा है या नहीं करा, तो आपको बताना पड़ेगा, उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट करी है तो वहां पे कंपनी एक्ट के प्रोविजन को आपको मानना पड़ेगा। अगर उसके हिसाब से आपने वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करी है तो आपको ये डिटेल देनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट वहां पे इन्वॉल्व था और किस नेचर का आपने नॉन कंप्लायंस करा है। तो आपको ना सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ पे रखना है कि अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो बताना क्या है फिर। जैसे मैंने कल आपको बोला था स्टेचुटरी ड्यू के केस में दो चीज़ें बतानी है, कौन कौन सी, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था और फॉरम, यानी जो डिस्प्यूट, सबसे पहले तो ये देखना डिस्प्यूट चल भी रहा है या नहीं चल रहा, डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड है तो कितना अमाउंट का डिस्प्यूट है और कहाँ पे वो डिस्प्यूट चल रहा है। चले, आइए आगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या बात ध्यान रखोगे, इस वाले क्लॉज में क्या बात ध्यान रखोगे, कहाँ पे अप्लाई करा, क्या जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस के लिए अप्लाई करा या नहीं करा। और यहाँ पे सेक्शन 42 और 62 यानी कंपनी एक्ट, इसके रिलेशन में, इसके रिलेशन में हमने अप्लाई करा या नहीं करा, और अगर नहीं करा है तो कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व था और किस नेचर का मेरा नॉन कंप्लायंस है। डन, आगे आ जाओ। इसी तरह की रिपोर्टिंग है बेटा इसमें पूरे में ही। तो आपको बस ध्यान से देखना है कि क्लॉज क्या है और किस चीज़ का कंप्लायंस करना है, और अगर नॉन कंप्लायंस है, और अगर नॉन कंप्लायंस है तो उस केस में किस तरह से हमें रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें बतानी है। चले, आइए। कह रहा है इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड से तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो, कैसे, आपने पढ़ा है ये कौन से सेक्शन में, फ्रॉड की रिपोर्टिंग आपने पढ़ी है कहाँ पे, 143 सबसेक्शन 12 एडीटी, एडीटी 4, जहां पे किसको बताते हो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, और उसको फॉलो करते हो आप, फॉलोड बाय ईमेल, जो भी वहां पे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करते हो। याद है ये सब प्रोसेस, याद रखना पूरा। आइए, कह रहा है वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैव बीन नोटिस रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व टू बी इंडिकेटेड। क्या बताना है, अगर कोई फ्रॉड आपकी पकड़ में आया तो
नेचर और कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व था। आइए उसके साथ साथ वही सब बातें जो अभी हमने डिस्कस करी, क्या उसका कंप्लाई कर दिया या नहीं करा, ये आपको देखना है। देखो कह रहा है वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ कंपनी एक्ट हैज बीन filed by the auditor in form ADT4 as prescribed under rule 13 of company audit and auditor rule 2014 with the central government। सही है, तो ये वाला रूल बताता है मैनर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, है ना, जिसमें हमने देखा था कि 45 दिन में बताना होगा, रिप्लाई लेना होगा, उसके 15 दिन में आगे जाना पड़ेगा, वो सारी बातें याद है नहीं है। चलें आगे, कह रहा है वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। क्या ऑडिटर कंसीडर करता है किसी विसल ब्लोअर की कंप्लेन को? कौन होता है विसल ब्लोअर? सिटीमा सिटीमा सिटी, जिस बंदे को पता चल गया कि ऐसा कुछ कुछ गलत चल रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप देख लेना, मेरी थोड़ी वो देख लेना, सजा वजा कम करवा देना या ऐसा कुछ, उसे रियायत भी मिल जाती है। तो अगर कोई विसल ब्लोअर है, वो कुछ अगर बता रहा है तो ऑडिटर उसे कंसिडर कर भी रहा है या उसे हल्के में ले रहा है, ये आपको वहां पे बोलना है। कह रहा है वेदर द ऑडिटर, यानी आपको ही अपने आप पे कमेंट करना है। वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। क्या कंपनी के पास कोई कंप्लेंट आई है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ऑडिटर ने उस कंप्लेन को पढ़ा है और उसमें जो जो इश्यू थे वो मैनेजमेंट के साथ हमने डिस्कस करे हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले आइए, सर निधि कंपनी कौन सी होती है? पढ़ा था आपने, कौन सी होती है? हम्म, क्या निधि कंपनी? मैंने आपको बताया ना चिट फंड की तरह काम करती है, उन सबको निधि कंपनी बोलते हैं, जिस जो मेंबर के लिए बनाई जाती है और मेंबर के बेनिफिट के लिए काम करती है। जैसे एक चिट फंड होता है, याद है कुछ? आ जाओ, वो क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं और पैसा मेंबर को ही लोन पे दे देते हैं और वो मेंबर यूज करते हैं, तो वो मेंबर ही कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा। जैसे कमेटी टाइप चलती है वैसे वो, ये लेकिन रिकॉग्नाइज वे है। तो ये निधि कंपनी के थ्रू आप मेंबर बना सकते हो बहुत सारे, वो पैसा डालेंगे कंपनी में, उस पर उसको ब्याज मिलेगा मेंबर को, और वही उसी पैसे को हम अपने ही मेंबर को एज ए लोन दे देंगे, वहां से ब्याज आएगा और यहाँ पे ब्याज जाएगा मेंबर के पास। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? इस तरीके का इनका मॉडल होता है। पढ़े? आ जाओ, अब ये स्पेसिफिकली निधि कंपनी के लिए पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में, क्योंकि सारे पॉइंट एक तरफ और निधि कंपनी का पॉइंट अपने लिए एक तरफ। आ रहा है या नहीं आ रहा? और इस तरह की चीजें ही इंस्टीट्यूट पूछता है जो बच्चे को समझ में ना आए, मतलब रेगुलर नहीं है जो चीज, एबनॉर्मल सी चीज है, तभी तो रिजल्ट कम आएगा ऐसी चीजें पूछेंगे तो यही हमारा पर्सपेक्टिव है, यही एम तो यही है। आइए, वेदर द निधि कंपनी have comply with the net on fund to the deposit in the ratio of 1:20 to meet out the liability। तो सुन लीजिएगा, निधि कंपनी को बेटा ये नेट ऑन फंड टू दी डिपॉजिट रेशो मेंटेन करना होता है, जो कितना होता है 1:20। तो आपको ये देखना है वेदर द निधि कंपनी इस रेशो को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसे ही आप अभी बैंक ऑडिट में पढ़ोगे कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशो बैंक को रखना पड़ता है कुछ कुछ, अगर सीआरआर क्रिएट नहीं होगा तो पेनल्टी लग जाएगी, कल को बैंक बंद भी हो सकता है। लिक्विडिटी में कुछ पैसा होना चाहिए ताकि अगर जो बैंक के डिपॉजिटर हैं वो पैसा मांगे तुरंत तो बैंक दे पाए। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? तो ऐसे निधि कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि जितना आपका नेट ऑन फंड है उसके आप 20 गुना डिपॉजिट ले सकते हो। क्लियर है? आगे चलो, तो नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशो आपका कितना होना चाहिए 1:20। बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को याद नहीं रहेगा निधि कंपनी के बारे में, बच्चे को XYZ कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये तो छोड़ो आप नेट ऑन फंड टू दी डिपॉजिट रेशो, लेकिन यही पूछा जाएगा पेपर में। क्या आएगा कि हमारी एक कंपनी है वो निधि कंपनी है, निधि कंपनी के केस में क्या क्या
कारों की एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको रिपोर्ट करनी है। तो सिंपली आपको ये 3 पॉइंट वहाँ पे आंसर में लिखने होंगे जो कि आपको उस वक्त याद नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। बार बार मैं इस पर एम्फासिस डाल रहा हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है एक तरह का, और इस तरह का क्वेश्चन जरूर डाला जाता है पेपर में। चले देखना आप। कह रहे वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड इन द निधि रूल 2014 टू मीट आउट दी लाइबिलिटी। सही है, समझ में आया क्या किसकी बात हुई? कितने टर्म डिपॉजिट? क्या निधि कंपनी मेंटेन कर रही है 10% किसका? अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट का एज स्पेसिफाइड इन द निधि रूल 2014 टू मीट आउट दी लाइबिलिटी। सही है। तो अनएनकम्बर्ड जो टर्म डिपॉजिट होते हैं, अनएनकम्बर्ड मतलब विदाउट एनी चार्ज, जो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज है, यानी बिना सिक्योरिटी के हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो उनका 10% उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा अपने पास टू मेंटेन दी लिक्विडिटी। चले आगे आ जाइए। कह रहा है वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और रिपेमेंट देयर ऑफ फॉर एनी पीरियड, इफ सो द डिटेल देयर ऑफ। काम ही क्या है हमारा एज ए निधि कंपनी? हमारा काम ही क्या है बताओ? पैसा डिपॉजिट करना, पैसा देना। तो इंटरेस्ट की पेमेंट आप रेगुलरली कर रहे हो या खा जा रहे हो पैसा? डायरेक्टर होंगे वहां पे भी, कंपनियां तो डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर को तो बल्ले बल्ले हो गई, पैसा आ रहा है, दुनिया भर का पैसा लोग दे रहे हैं, लोगों का भरोसा है निधि कंपनी में, पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट हम आगे पे ही नहीं कर रहे, खा जा रहे हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो क्या ऐसा कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रही हमारी कंपनी? मेन काम ही यही है। कह रहा है वेयर देयर हैज बीन डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट और रिपेमेंट देयर ऑफ फॉर एनी पीरियड, इफ सो डिटेल बतानी है उसकी। किस किस की डिटेल बताना? डिफॉल्ट तो नहीं करा इंटरेस्ट की पेमेंट में, एज वेल एज रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट मतलब जितना प्रिंसिपल की बात हो रही है, जितना पैसा उठाया था उतना रिपे करने में तो आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो सकता है आपने पैसा उठा लिया डिपॉजिटर से और उसको दे ही नहीं पा रहे। आप बैंक की तरह सोचो ना इसको, आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया अपना 5 लाख, जब लेने गए बैंक ने बोला नहीं मिलेगा, कह रहा कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसे टाल रहे हो। तो इस तरह का अगर डिफॉल्ट कर रहे हो तो सीरियस कंसर्न है नहीं है निधि कंपनी के हिसाब से? आप बताओ, सीरियस कंसर्न है। तो ये आपको रिपोर्ट करना है। 3 चीजें रिपोर्ट करनी है, याद रखिएगा। पहली चीज क्या थी? नेट ऑन फंड टू दी डिपॉजिट रेशो कितना होना चाहिए? 1:20, 1:20। दूसरा क्या है? अनएनकम्बर्ड जो टर्म डिपॉजिट है उसका 10% हमें मेंटेन करना है। और तीसरा, क्या कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा हमने इंटरेस्ट की पेमेंट में या फिर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में, ये हमें चेक करना है। क्लियर है? निधि कंपनी क्लियर है? पक्का याद हो जाएगा, रटना है बिल्कुल। आगे आ जाइए, आ जाओ। अगला क्या आ रहा है बेटा? आइए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो अपने आप में पूरा ही भूचाल है, आपको पता ही है कि भैया यहाँ तो ध्यान से देखना है हमें। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए भी बेटा हमारे पास सेक्शन है 188। 177 किसका है? ऑडिट कमेटी का। मैं वही देख रहा था, आपको याद है नहीं याद है, देख लो। कह रहा है वेदर ऑल द ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 वेयर एप्लीकेबल, एंड 187 होगा ये मेरे ख्याल से, 187 है रिलेटेड पार्टी का। 187 और 188। 187 बोलता है कि आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते रिलेटेड पार्टी से, और 188 बोलता है अगर आर्म लेंथ प्राइस पे है तो कर सकते हैं। समझ में आया? तो वो देख लेना एक बारी, वैसे आपके कोर्स में नहीं है तो मैं सेक्शन ही बता देता हूँ, नंबर मैंने दोनों बातें बता दी आपको। 187 मना करता है कि नहीं कर सकते, 188 बोलता है कर सकते हैं, इतने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, वो नॉर्मल बातें करता है। फिर एक कहता है नहीं करनी चाहिए, एक बता देता है इस तरीके से कर सकते हैं जो नॉर्मल हो। सुनना आप, कह रहा कंपनी एक्ट 2013 वेयर एप्लीकेबल एंड द डिटेल हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ETC एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या कोई रिलेटेड पार्टी के ऊपर स्टैंडर्ड्स भी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है क्या? कोई है क्या? कोई AS भी है, वो SC भी है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, है ना? तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, क्या उन सब AS का, SS का और जितने भी FRF है रिलेटेड पार्टी को लेके, क्या वो कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए। तो वहाँ पे चेक करने का बहुत वाइडर स्कोप है, आपके साथ बहुत सारी कंप्लायंसेज हैं,
आपको सारे प्रोविज़न देखने पड़ेंगे, सारे एफआरएफ देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हुई है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है। क्लियर है? चल सकते हैं। आइए, इंटरनल ऑडिटर। वाह, इंटरनल ऑडिटर बोले तो, हाँ इंटरनल ऑडिटर बोले तो, जो इंटरनल ऑडिट करता है, तो उसके बारे में दिखना है आपको कि कैसे आप उसकी रिपोर्ट को कंसीडर कर रहे हो। पढ़ा था ये हमने कौन से हिस्से में? हिस्से 600 छोड़ो, आ जाओ। वेदर, आ जाओ आ जाओ। वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। ये लाइन तो समझ में आ रही है ना आपको? कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, ये लाइन समझ में आ रही है ना? तो आपको चेक करना है क्या वहां पे कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम है। सही है, ये चेक करना है। पहली बात तो यही चेक करनी है इंटरनल ऑडिट में, क्या ऐसा कोई सिस्टम है इंटरनल ऑडिट का। दूसरा क्या है, वेदर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर द ऑडिट वर कंसिडर्ड बाय द स्टैच्यूटरी ऑडिटर। ऐसे 600 है बेटा, इसके ऊपर हमने डिस्कस करा था, याद है? कि वो कॉम्पिटेंसी देखेगा, उसकी जजमेंट देखेगा। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, तो इंटरनल ऑडिटर भी तो हो गया। यूजिंग द वर्क ऑफ द अनदर ऑडिटर, नाम ये है उसका। चले चले, सेम इसमें भी लगेगा। चले, तो कह रहा है वेदर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फॉर द पर्पज फॉर द पीरियड अंडर द ऑडिट वर कंसिडर्ड बाय द स्टैच्यूटरी ऑडिटर। क्या उसकी रिपोर्ट को स्टैच्यूटरी ऑडिटर ने कंसिडर कर लिया या नहीं करा? आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें अब आगे आ जाओ। अब आगे क्या आ रहा है बेटा? कह रहा है नॉन कैश ट्रांजैक्शन को आपको ध्यान से देखना है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोले तो, हाँ नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोले तो आपने परक्यूजिट पढ़े हैं? परक्यूजिट सैलरी में क्या होते हैं वो? क्या होते हैं वो? नॉन कैश होते हैं। कुछ भी ऐसा जो कैश के फॉर्म में बाहर नहीं गया कंपनी से, नॉन कैश के फॉर्म में बाहर गया, तो उस पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये वाली पढ़ा दो, देख लो, इजी है बहुत। कह रहा है वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर और द पर्सन कनेक्टेड विद हिम, एंड इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, इसके ऊपर भी सेक्शन है बेटा 192 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट। तो ये देखना है 192 में ये बात लिखी होगी कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो नॉर्मली नहीं कर सकते, अगर लेकिन आर्म लेंथ प्राइस पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, अगर उसकी स्किल एंड जजमेंट के हिसाब से वो काम वो कर रहा हो, तो उसके लिए वो जो ट्रांजैक्शन करी है वो ठीक होगी। समझ में आया? तो 192 भी मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप घर से भी पढ़ लोगे। चलें आगे, आगे आ जाओ। एनबीएफसी इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी के लिए भी जैसे मैंने निधि कंपनी को बोला, सेम इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। क्या बोला मैंने? निधि कंपनी को अलग है, आउट ऑफ द ट्रैक है, सिर्फ उसके लिए वो वाला प्रोविजन है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम वही बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, दोबारा नहीं बोलूंगा। सही है, आ जाइए। तो आप मार्क भी कर सकते हो कि कौन कौन सा आपको दोबारा से रिवाइज करना है जो आप भूल सकते हो। फिक्स एसेट के बारे में तो लिख दोगे, बहुत सारा लिख दोगे फिक्स एसेट के बारे में, तो आप रिवैल्यूएशन के बारे में आपको पता है, फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में पता है, कहाँ पे वो एग्जिस्टेंस में है वो ये पता है, काउंटिंग करोगे ये पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है। लेकिन अगर आप निधि कंपनी पढ़ के नहीं गए तो पक्का कुछ नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है आपको? आ जाइए। कह रहे वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर, सुनिएगा, जितनी भी एनबीएफसी होती हैं बेटा उन्हें यहाँ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। कहाँ पे? सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इफ सो वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन। लेकिन मैं बड़ी एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी क्राइटेरिया है कि इतने से ज़्यादा अगर आपका नेट ऑन फंड है, इतने से ज़्यादा का आप डिपॉजिट ले रहे हो, तब आपको ये वाली सर्टिफिकेशन यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है। समझ में आ रहा है? जब एनबीएफसी की ऑडिट पढ़ाऊंगा तब ये पढ़ेंगे
कि कहाँ कब लेना होता है रजिस्ट्रेशन, कब रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता, अभी पढ़ेंगे ये। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कोई जितनी भी एनबीएफसी होती हैं बेटा, अगर वो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं तो उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना होता है रिजर्व बैंक से। आया समझ में, नहीं आया? सही है। तो आपको पहले ये देखना है, जब मैं लिमिट पढ़ा दूंगा तो आपको लिमिट आ जाएगी, तो आपको देखना है क्या यहाँ पे, क्या इस वाले सेक्शन में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है एनबीएफसी के ऊपर। अगर आप बोलोगे हाँ आ रही है, तो आपको चेक करना है वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन और नॉट। नहीं लिया होगा तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि नहीं लिया हुआ, यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर लिया होगा तो आप बोलोगे हाँ जी रिक्वायर्ड भी था और लिया भी हुआ है, अच्छी बात है ये तो। आया नहीं आया? चले आइए अब सुनिए प्लीज, आगे कह रहा है सेम वैसे ही होगा इसका भी, एनबीएफसी का भी तो यही काम होता है, लोन लेना लोन देना, डिपॉजिट लेना लोन लेना। आ रहा है नहीं आ रहा? आइए कह रहा है वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फिनांस फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी विदाउट ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सुनिएगा प्लीज, एनबीएफसी कह रहा है क्या कंडक्ट करा है, कोई नॉन बैंकिंग, कट गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी, तो इसके लिए बेटा अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है। समझ में आया? अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट लेना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो अगर इस तरह की आप एक्टिविटी कर रहे हो तो ये चेक करा जाएगा कि आपने सर्टिफिकेट ये लिया है या नहीं लिया। आगे आइए, वेदर द कंपनी इज ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है ये भी पढ़ाऊंगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका काम ही होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, डन, और कुछ वो एक्टिविटी नहीं कर सकती। ठीक है, देखिएगा एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इफ सो वेदर इट इज कंटिन्यू टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एंड इन केस ऑफ कंपनी इज एन एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वेदर इट कंटिन्यू टू फुलफिल दी सच क्राइटेरिया। समझ में आया? तो सुनिएगा, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि आपकी 90% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, वहां पे पढ़ाऊंगा मैंने एक बता दिया आपको ऊपर ऊपर से। क्या बोला मैंने? 90% आपकी जो इन्वेस्टमेंट वो कहाँ होनी चाहिए? इक्विटी में, यानी जितना आपके पास पैसा है उसका 90% कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर वहां पे वो इन्वेस्ट है तो हम उसको बोलेंगे ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। बाकी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको। आया समझ में? आया? तो कह रहा है कि अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आप हो तो जो आरबीआई का रेगुलेशन आपके ऊपर लगता है, क्या आप उसको कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे। और अगर आप पहले थे, क्या आप कंटिन्यू टू मतलब वो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है आप आउट हो गए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन से। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। आगे आइए, कह रहा है whether the group has more than one core investment company as part of the group, if yes indicate the number of core investment company which are the part of the group। तो कह रहा है एक ग्रुप में अगर एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसका ग्रुप आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि हमारी एनबीएफसी के ग्रुप में इतनी इतनी जो कंपनियां हैं ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। समझ में आया? एनबीएफसी का समझ में आया? क्या क्या समझ में आया बताइए? 45 आईए ध्यान रखना आप, 45 आईए है ना। तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या 45 आईए में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा। उसका क्राइटेरिया होता है कि इतने से ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो, इतने से ज़्यादा अगर आपका नेट ऑन फंड है, उसके बेसिस पे इसका क्राइटेरिया है। तो अगर आपके ऊपर रिक्वायर है तो आपने क्या रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया। लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिया तो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। दूसरा क्या था, क्या आप हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कर रहे हो, क्या आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। क्या आपने वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया अंडर दी आरबीआई एक्ट 1934। फिर उसके बाद क्या आप कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो क्या जो रेगुलेशन आपके ऊपर लग रहे हैं आरबीआई के, क्या वो फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे। सही है। और लास्ट, आपके ग्रुप में कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक से ज्यादा है तो वो बतानी है। चलें आगे, चलें बच्चा लोग। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे निधि और एनबीएफसी के। आप प्लीज़ प्लीज़ इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये आप जरूर जरूर भूल जाओगे। सही है। बाकी चीज़ें आप लिख दोगे। फ्रॉड की रिपोर्टिंग में क्या है, आपको आता है बहुत अच्छे से।
फ्रॉड की रिपोर्टिंग लिख दोगे आप। क्या चेक करना है? फ्रॉड मिला, इंडिकेट कर दो, अमाउंट कितना था, क्या नेचर था, और किस तरह से डील करा, वो 143(12) आपने अप्लाई करा या नहीं करा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया या नहीं बताया, कैसे डील करा आपने ऑडिटर की रिपोर्ट में, विसल ब्लोअर ने आपको क्या बताया, खत्म हो गया फ्रॉड। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन ये ऐसे खत्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द ट्रैक है। इतना आपको नहीं पता एनबीएफसी का, इतना आपको नहीं पता निधि कंपनी का। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? इसलिए आपको पढ़ना है ध्यान से। आ जाइए आगे, लॉसेस के बारे में पढ़ ले। देखिए कह रहा है वेदर द कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस। कैश लॉसेस बोले तो कैश का खो जाना। मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि मेरा एक फ्रेंड काम करता था एक कंपनी में, वहां से तिजोरी चोरी हो गई थी। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कितनी बार ऐसा होता है, क्या कोई कैश लॉस इनकर्ड हुआ है? अगर हुआ है, किस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कुछ हुआ है, तो इसका अमाउंट आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे तो भैया ऐसा इंटरनल कंट्रोल है, कैसे गायब हो जा रहा है दिक्कत वाली बात है नहीं है? बोलो। तो कैश लॉसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है। आगे चले, आइए ऑडिटर के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए। whether there has been any resignation of statutory auditor during the year, and if so, whether the auditor has taken into the consideration the issues, objection or the concern raised by outgoing auditor। इसे तो आप पढ़ सकते हो, क्लियर है ये तो। बाईजू ने क्यों छोड़ा? ओ सॉरी, डिलॉयट ने बाईजू को क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा बताओ? पिछले साल की फाइंडिंग अभी तक क्लियर नहीं करी उन्होंने। जो उन्होंने फाइंडिंग्स निकाली थी ना पिछली साल की, जो ऑडिट होना था, वो अभी तक पेंडिंग है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनी अभी तक, क्योंकि उन्होंने जो फाइंडिंग निकाली थी उस पर मैनेजमेंट कुछ बता ही नहीं पा रहा और टाइम लिए जा रहा है कि आगे का टाइम दे दो, आगे का टाइम दे दो, आगे का टाइम दे दो। तो अब उन्हें पता लग गया कि भैया यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। डन। तो आपको भी ये देखना है क्या कोई प्रीवियस रेजिग्नेशन हुआ है। अब आप बन गए मान लो बाईजी कोई ऑडिटर, तो आप चेक करोगे कि प्रीवियस क्यों रिजाइन हुआ, ड्यूरिंग द ईयर ही हुआ होगा। फिर आप कहोगे इफ सो वेदर द ऑडिटर टेकन इनटू द, क्या कंसीडरेशन में लिया आपने वो इशू, क्या ऑब्जेक्शन था पिछले वाले ऑडिटर को, वो कुछ ठीक हुआ, क्या कंसर्न रेज करे थे आउटगोइंग ऑडिटर ने, तो उन सब चीजों को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप नए ऑडिटर हो तो पुराने ऑडिटर की सारी बातें जिससे उसको दिक्कतें थी, वो सारी दिक्कतें आपको यहाँ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, रिपोर्ट करनी पड़ेगी। समझ में आया? समझ में आया? आपको लग रहा है आपकी कारो है दमदार? कितनी सारी चीजें, सिग्निफिकेंट चीजें ये पूछ ले रहा है। यानी अगर आप किसी कंपनी का कारो ही उठा के पढ़ लो तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी उसके बारे में। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? आ जाओ। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कारो एप्लीकेबल हो भी रहा है उस कंपनी पे या नहीं, है ना? आ जाओ। रेशोज। रेशोज क्या होते हैं? एक एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट होता है ना? ऑडिट की तरह से जवाब दूंगा ना, 12th वाले रेशो नहीं है ना, करंट रेशो, ये रेशो, वो रेशो। आ जाओ। कह रहा है ऑन द basis of financials ratio, aging and expected dates of realization of financial asset and any payment of financial liability, other information accompanying the financial statement, the auditor's knowledge of the board of director and the management's plan, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that the company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet date as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। तो वही एनालिटिकल प्रोसीजर है। आप एनालिटिकल प्रोसीजर करके ये चेक करोगे कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। किस चीज की? कि हमारी जो कंपनी है वो लाइबिलिटी को मिट आउट ही ना कर पाए। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ। करंट रेशो कितना है आइडल? किस लिए है? इसीलिए तो है, पैसा ज़्यादा रहे, लाइबिलिटी कम रहे। ऑपरेटिंग साइकिल जो हमारी चल रही है उसमें हमारे पास एसेट ज़्यादा रहे और लाइबिलिटी कम रहे, इसलिए ही तो है यार, है ना? चलें आगे, आइएगा देख लीजिए। अनस्पेंट अमाउंट क्या होती है?
रिजर्व्स हो गए, फंड्स हो गए, पढ़ लेते हैं एक बार, वही लग रहा है यहाँ पे। कह रहा है वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द other outgoing project, other ongoing project, the company has transferred the unspent amount to a fund specified under Schedule 7 of Company Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with the second proviso to subsection 5 of section 135 of the said act. किसकी बात कर रहा है ये? CSR का जो ongoing प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए जो फंड है। ongoing प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? पढ़ाया था मैंने, याद करो आप। जो ज्यादा लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते हैं उसके लिए ये बोला गया है कि पैसा आप रखोगे नहीं अपने पास, फंड में डालोगे एक। वो कौन सा फंड है जो यहाँ पे बोला गया है शेड्यूल 7 में कंपनी एक्ट के? आ रहा है आपको समझ में? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है ना? आ जाओ। कह रहा है वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट अंडर द सबसेक्शन 5 ऑफ 135 of the Company Act pursuant to any ongoing project has been transferred to a special account in compliance with the provision of subsection 6 of 135 of the Act. यानी कह रहा है जो रिमेनिंग अमाउंट अनस्पेंट है वो उस हिसाब से डील विथ करी गई है या नहीं करी गई, जो CSR के अपने प्रोविजन है, ये आपको वहां पे रिपोर्टिंग करनी है। चले, आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? बताओ। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में वहां पे था ना कि आपको शेड्यूल 7 वाले फंड में डालनी है और उस फंड में भी यूटिलाइज करनी है, और उस फंड में भी यूटिलाइज नहीं करी गई तो वहां पे प्रोसीजर था कि क्या फॉलो करना है? रिवाइज करना। सही है, चलें आगे। कर लोगे 135 रिवाइज? 135 सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है CSR का, क्योंकि और CSR का सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है बोलो? क्योंकि कंपनी एक्ट तेरा किस लिए आया था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात है कि आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, आ जाओ। अब एक पॉइंट मैंने आपको बोला था, मैं जब नीचे आऊंगा तब पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, जो कंसोलिडेशन के ऊपर लग रहा था। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये बोला गया है कि कारो एप्लीकेबल नहीं है, बस एक पॉइंट उसका एप्लीकेबल है, जो ये वाला पॉइंट है जो अब आने वाला है। आपको याद है ये बात कही थी मैंने? देखो मैं ऊपर दिखा देता हूं आपको, वरना आप लड़ाई करोगे सर आप तो कुछ भी बोल देते हो। कहाँ गया? कहाँ छुपाए तू? ये रहा। पढ़ के देखो लाइन, पढ़ के देखो दीदी लाइन। कह रही है सर आंखें खराब हो जाती है पढ़ने के नाम पे तो हमारी। छोड़ो सर आप ही पढ़ो। ये पढ़ाया था मैंने बोला था बाद में बताऊंगा कौन सा क्लॉज है। वो घड़ी आ गई है अब, आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। अब आ जाओ। इसी के साथ शायद कारो हमारा खत्म भी हो रहा है। कहाँ अगली है? वो तो बैंक ऑडिट की है ना आज की। सुनिए, क्वालिफिकेशन एंड एडवर्स रिमार्क क्या होता है? ये क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क का मतलब, सर कुछ दिक्कत होती है ऑडिटर को, वहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती और उसे लगता है कि इस चीज को बता देना चाहिए तो वो क्वालिफाई कर देता है अपनी रिपोर्ट को, उसी का मतलब एडवर्स रिमार्क भी होता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ। तो कह रहा है अगर ऐसा कोई है तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखो आ जाओ, बहुत ईजी है। कह रहा है वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला? पहले यहां तक बताओ आप क्या बोला प्लीज। दोबारा पढ़ू? आ जाओ। कह रहा है वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स in the company's auditor report order reports of companies included in the consolidated financial statement। क्या जो कंपनी का जो ऑडिटर है जिसका वो कारो बना रहा है उसमें कोई ऐसी कंपनी है जो कंसोलिडेशन, जिसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर किसी ऑडिटर, उस ऑडिटर का, उसी का ऑडिटर होगा,
उसने कोई एडवर्स रिमार्क या क्वालिफिकेशन डाली है। डन। कह रहा है इफ यस, हम तो स्टैंड अलोन का कर रहे होंगे ना, क्योंकि कंसोलिडेटेड पे तो लगता नहीं है, लेकिन अगर स्टैंड अलोन का करते वक्त कंसोलिडेशन के ऊपर कोई एडवर्स रिमार्क है और हम उसी किसी कंपनी का कारो बना रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो वो आपको तब ये वाला पॉइंट लग जाएगा। चले आ जाओ। अब कह रहा है इफ यस इंडिकेट द डिटेल ऑफ द कंपनीज एंड द पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क। सही है, तो उनके सबके अलग अलग कारो बने होंगे। अरे स्टैंड अलोन बनते हैं तो जितनी कंपनियां हैं उनका सबका अपना अपना कारो बना होगा, तो जिस जिस कारो में एडवर्स रिमार्क है वहां वहां का आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, यहाँ पे डालना है कि इस कंपनी के इस कारो की रिपोर्ट में इस पैराग्राफ नंबर में दिक्कत है। फिर हमारी मान लो 2 कंपनियों का कंसोलिडेशन हो रहा था, कंपनी ए कंपनी बी, और इसमें एडवर्स रिमार्क था। ठीक है, कौन से पॉइंट में? रिपेमेंट ऑफ लोन के बारे में हो सकता है, या स्टैच्यूटरी ड्यू में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है यार। तो आपको इस कंपनी की कारों में भी वो बताना है कि मेरी जो बी कंपनी है उस कंपनी में इस वाले पॉइंट में इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पे एडवर्स रिमार्क है। आया नहीं आया? आया क्या? हाँ, कंसोलिडेशन तभी होगा, वरना कंसोलिडेशन होगा ही नहीं। कंसोलिडेशन तो आपने पढ़ लिया, होल्डिंग कंपनी। हाँ, कब कब मर्ज करते हो? होल्डिंग सब्सिडरी के केस में मर्ज करते हो ना, अकाउंट्स को बनाते हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा आपने, एनालिसिस ऑफ पीएनएल अकाउंट बनती है उसमें, कुछ एनालिसिस ऑफ पीएनएल अकाउंट बनता है, उसमें से ट्रांसफर करना होता है वहां पे पैसा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग निकलता है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे गेम होता है। चलो आगे। रीजन रीजन टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर, समझ में आ गया? तो उसका रीजन भी बताना है, देखो आ जाओ पढ़ लो, बस खत्म हो रहा है, लास्ट पॉइंट है। कह रहा है वेयर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट द आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 3 इज अनफेवरेबल और qualified, the auditor's report shall also state the reason for such unfavorable or qualified answer as the case may be। पैराग्राफ 3 का मतलब जितने भी ये क्लॉज हैं उसी के अंदर है। सही है, तो इनमें से किसी भी क्लॉज के अंदर अगर कोई अनफेवरेबल या क्वालिफाइड रिमार्क है तो उसका रीजन क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। आया नहीं आया? आगे आ जाओ। कह रहा है वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन in the answer to a particular question, this report shall indicate such fact together with the reason why it is not possible for him to give the answer to such question। ये बात समझ में आई आपको? कह रहा है अगर इसके पैराग्राफ में किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे, जैसे मान लो आप बना रहे हो किसी नॉर्मल कंपनी का, तो निधि कंपनी के बारे में तो आप कुछ लिखोगे नहीं, क्योंकि वो तो निधि पे एप्लीकेबल है, तो वहां पे आप लिखोगे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका रीजन लिखोगे क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम रजिस्टर नहीं है एज ए निधि कंपनी। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कह रहा है अगर आप किसी का आंसर भी नहीं दे पा रहे तो उसका आपको रीजन लिखना है कि उस क्लोज का आंसर आप क्यों नहीं दे रहे हो। क्लियर है? तो ये था हमारा पूरा कारो। हम लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है?